कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। नेताओं के लिए राजनीति में हार और जीत दो ही चीजें होती हैं, लेकिन अंता उपचुनाव का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? अंता में कौन विधायक चुनकर आएगा? और अब तक का जो वहां का सर्वे लोगों ने किया है उसके मुताबिक अंता इस बार कौन जीत रहा है? क्या नरेश मीणा बाजी मारेंगे या फिर मोरपाल सुमन और प्रमोद जैन भाया में से कोई यहां पर बाजी मारने वाला है? अब देखिए, अंता का चुनाव संपन्न हो चुका है। बेहद शांतिपूर्ण तरीके से यह चुनाव संपन्न हुआ और अगर मतदान के प्रतिशत की बात करें तो जो पिछली बार 2023 में यहां का मतदान प्रतिशत रहा, लगभग उसी के आसपास ये मतदान का प्रतिशत रहा। कोई ज्यादा बम्पर वोटिंग या वोटिंग में ज्यादा कोई घटोतरी देखी नहीं गई, लेकिन यहाँ पर जो चुनाव हुआ है उसमें तीनों जो प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, कांग्रेस, बीजेपी, इनके बीच बेहद करीब का मामला है। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर नरेश मीणा के लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई साहब 5-6 हजार वोटों से नरेश मीणा आराम से इस सीट को निकाल लेंगे। बीजेपी वालों का भी यही कहना है कि भाई 5-6 हजार के आसपास बीजेपी आसानी से इस सीट को निकाल लेगी। और प्रमोद जैन भाया, जिसके आसार एग्जिट पोल के मुताबिक कम है जीतने के, और एग्जिट पोल बता रहा है कि प्रमोद जैन भाया इस उपचुनाव के अंदर तीसरे नंबर पर आकर खड़े हो सकते हैं, जो कोई नई बात नहीं है। नरेश मीणा जब जब भी निर्दलीय के तौर पर दावेदारी ठोकते हैं तो कांग्रेस प्रत्याशी हमेशा तीसरे नंबर पर आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन प्रमोद जैन भाया के आदमी कह रहे हैं कि आराम से हम 9-10 हजार वोटों से यहां से चुनाव जीत लेंगे। अब देखिए, सभी जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत ईवीएम के अंदर बंद है, सबकी निगाहें ईवीएम के ऊपर टिकी हैं। 14 नवंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे, लेकिन अगर न्यूज पिंच का अगर हम एग्जिट पोल देखें और वहां पर जो ग्राउंड के रिपोर्टरों ने जिस तरीके की बातें की कि किस बूथ पर ज्यादा भीड़ थी, कौन से इलाके के अंदर किस प्रत्याशी को ज्यादा वोट मिलने के आसार है, इस तरीके से अगर ओवरऑल वहां का सर्वे देखा जाए तो इसमें मुकाबला जिस तरीके से लग रहा है बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच सीधा मुकाबला है। और इसमें भी अगर न्यूज पिंच के सर्वे की बात करें तो यहाँ पर नरेश मीणा 1000 के आसपास वोटों से इस सीट को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि मुकाबला बेहद करीबी का है, और इतना करीब मुकाबला है कि मोरपाल सुमन भी ये सीट निकाल सकते हैं, नरेश मीणा भी निकाल सकते हैं, और हो सकता है कि प्रमोद जैन भाया भी बाजी मार जाए। लेकिन सबसे ज्यादा अगर यहाँ किसी के जीतने की उम्मीद के कयास लगाए जा रहे हैं तो वो नरेश मीणा और बीजेपी के बीच सीधी ये टक्कर है। मैंने कहा ना बार बार कि बहुत करीब का मामला है और इसमें बीजेपी और नरेश मीणा में से कोई भी सीट को निकाल सकता है। प्रमोद जैन भाया भी निकाल लें तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये तीनों प्रत्याशी, पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रमोद जैन भाया 81,000 के आसपास मत लाए थे, और जो कंवरलाल मीणा थे वो 85,000 के आसपास मत लाए थे। 5,000 के आसपास का जीत का ये अंतर रहा था। और अगर वोटिंग के प्रतिशत की यहाँ पर बात करें तो वही 81% के आसपास पिछली बार जो चुनाव थे उसमें रहा था 2023 में, और अभी भी वही 81% के आसपास यहाँ पर मतदान देखा गया है। लेकिन फर्क पड़ा है किस चीज का कि नरेश मीणा ने यहाँ निर्दलीय जो दावेदारी ठोकी है, पहले बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ पर कंवरलाल मीणा थे, लिहाजा मीणाओं के वोट बैंक जो है वो ज्यादातर उनका रुझान कंवरलाल मीणा की तरफ था। लेकिन इस बार नरेश मीणा के यहाँ से ताल ठोकने की वजह से बीजेपी के 20-25 हजार जो मीणाओं के वोट थे वो कहीं ना कहीं कटकर नरेश मीणा के खाते में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी जो 85,000 के आसपास थी वो सीधी 60,000 पर आती है, और अगर और इलाकों के अंदर नरेश मीणा थोड़ी बहुत भी सेंधमारी करेंगे तो फिर बीजेपी 50,000 पर आकर रुक जाती है। यही भाया के साथ हुआ है। भाया 81,000 के आसपास थे, 30-31 हजार वोट जो है वो इधर उधर होने के बाद भाया भी 50,000 के आसपास आकर रुक जाते हैं, और फिर नरेश मीणा भी 50,000 के आसपास आकर रुक जाते हैं। यानी 1.5 लाख वोट में 50 हजार का तीनों का कहा जा रहा है कि इतने वोट तीनों ने लिए होंगे। और अब जीत की अगर हम बात करें, जीत हार की, तो मैंने कहा ना कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन टक्कर इस बार बीजेपी और नरेश मीणा के बीच सीधी है। और नरेश मीणा ने कहा था या तो मेरी राजनीतिक किताब का पन्ना बंद हो जाएगा या फिर मैं इतिहास रचूंगा। तो हो सकता है कि नरेश मीणा इस बार इतिहास रचकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंच जाए। अब कल वहां के जो स्थानीय रिपोर्टर हैं और जिनसे हमने लगातार बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कई जगह तो जो है वो नरेश मीणा के बूथ पर ज्यादा भीड़ देखी गई, कई जगह पर ऐसा हुआ कि बीजेपी के बूथ पर ज्यादा भीड़ थी। अब देखिए, जो शहरी इलाका है उसमें नरेश को कम वोट मिले हैं, लेकिन जो ग्रामीण इलाका है उसमें नरेश मीणा ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की है। आज यानी अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस वक्त
नरेश मीणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और नरेश मीणा ने तमाम जिन नेताओं ने नरेश मीणा के इस उपचुनाव के अंदर साथ दिया, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, राजेंद्र गुड़ा हो, ये तमाम सारे नेताओं को भी उन्होंने धन्यवाद दिया और अंता मांगरोल की जो जनता है उसको भी धन्यवाद दिया। लेकिन कल की जिस तरीके से यहाँ पर जो हालात थे उसमें देखा गया कि बीजेपी के जो बूथ हैं उन पर कहीं ना कहीं ज्यादा भीड़ जो है वो दिखाई दे रही थी। और उसके अलावा अंता से जो बारा की तरफ जाते हैं, अगर सांगोद के आसपास के इलाके की बात करें तो वहां पर जो ओबीसी वोट बैंक है वो जरूर ज्यादातर बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी सांगोद वो इलाका है जहां से भरत सिंह कुंदनपुर ने पूरी जिंदगी में जो है पूरी लाइफ टाइम उन्होंने वहां से राजनीति की थी और भरत सिंह कुंदनपुर नरेश मीणा को पसंद करते थे। नरेश मीणा में वो भविष्य देखते थे आगे का, और इसलिए हो सकता है कि अगर कुछ वोट वहां से नरेश मीणा ने काटे होंगे तो वो बीजेपी के वोट बैंक काटे होंगे, क्योंकि बीजेपी का वोट वहां पर ज्यादा था। और शहरी इलाकों में प्रमोद जैन भाया को, व्यापारियों के वोट वहां पर ज्यादा हैं। लेकिन जैसे सीसवाली की बात करें, अंता मांगरोल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुछ बाजार बीजेपी के पक्ष में नजर आया तो कुछ है जो प्रमोद जैन भाया के पक्ष में नजर आया। अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक में से भी अगर 8-10 हजार वोट जो है वो नरेश मीणा अगर यहाँ से काटने में कामयाब हुए तो उसका बड़ा नुकसान सीधा जो है वो कांग्रेस पार्टी को हुआ। और इसीलिए मैंने कहा कि 81,000 से भाया जो है वो कहीं ना कहीं 50-55 हजार के आसपास आकर रुक जाएंगे। और अगर 50 हजार के आसपास ये जीत का अंतराल जो है ये 50 के आसपास देखा गया, यहीं 50-55 पे अगर जीत हार का आकलन किया जाए और तीनों प्रत्याशी 50 के आसपास रहे तो नरेश मीणा भी आसानी से यहाँ ये सीट निकाल सकते हैं। खैर, फाइनल चुनाव के परिणाम क्या होंगे उसके लिए हमें इंतजार 14 नवंबर का करना पड़ेगा। लेकिन नरेश मीणा इस बार यहाँ से इतिहास रच सकते हैं। और अगर कहा जाए बीजेपी की तो सत्तारूढ़ी पार्टी है, वसुंधरा राज की प्रतिष्ठा का सवाल ये सीट रही है। और इसीलिए कहीं ना कहीं देखिए, अगर हार भी कहीं ना कहीं मोरपाल सुमन की होती है तो उसमें बड़ी वजह अपनी पार्टी के अंदर खाने जो भी हुआ है उसकी वजह से हो सकती है। क्योंकि बीजेपी ने जहां पर लोकसभा के अंदर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने में कोई देरी नहीं की थी, लेकिन यहां पर अपना उम्मीदवार फाइनल करने में बीजेपी को बहुत देरी हो गई थी। और तब तक जो कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा थे वो अपना प्रचार प्रसार शुरू भी कर दिए थे। तब तक बीजेपी ने अपना कैंडिडेट फाइनल नहीं किया था और उसकी बड़ी वजह थी कि यह हाड़ौती का जो क्षेत्र है वो वसुंधरा सिंधिया का गढ़ माना जाता है और वहां पर वसुंधरा राज से पूछे बिना टिकट फाइनल नहीं हो सकता था। और अंत में जो चेहरा उन्होंने उतारा है मैदान में वो एक ऐसा चेहरा था, हालांकि साफ छवि है, ईमानदार व्यक्तित्व के धनी है वो, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनजाना और नया चेहरा जो है वसुंधरा खोज कर लाई है। और अगर हार भी बीजेपी की यहाँ पर होती है तो बड़ी वजह वसुंधरा सिंधिया बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर जीत और हार का अगर ठीकरा हार का फूटेगा तो वसुंधरा राज के ऊपर फूटेगा और श्रेय जाएगा तो भी वसुंधरा राज को जाएगा। लेकिन चुनाव में आपने देखा होगा कि जब खुली जीप में सवार होकर वसुंधरा सिंधिया और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिनके बीच में भरोसे पर खड़े थे जो मोरपाल सुमन है, उनको भरोसा था कि सीएम भजनलाल और महारानी वसुंधरा सिंधिया आसानी से चुनाव जितवा देगी। उस वक्त आपने देखा होगा कि बीजेपी ने बड़े नेताओं की फौज ले जाकर अंता के अंदर खड़ी कर दी थी। और कहीं ना कहीं ये मैंने बताया ना कि वसुंधरा सिंधिया की प्रतिष्ठा का सवाल ये सीट थी। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रमोद जैन भाया के पक्ष में अशोक चांदना जो लगातार नरेश मीणा के ऊपर इस पूरे मामले के अंदर हमलावर दिखे। और नरेश मीणा की भाषा की भी बात, अब मैं एक बात इस चुनाव में यह समझ में आई कि जो नेता बेलगाम थे, जो नेता इस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे, अभद्र शब्दों का प्रयोग करते थे, नरेश मीणा को देखकर वो नेता भी ये कहने लगे हैं। आपने वो रोड शो देखा होगा जब नरेश मीणा का और उनका जो कांग्रेस का काफिला है टकराता है और वहां पर गोविंद सिंह डोटासरा और नरेश मीणा आमने सामने हो जाते हैं, उस वक्त किस तरीके से वो वीडियो भी लोगों ने शूट किया और जमकर उसमें वो मोरिया बोले वाला गाना लगाया और जमकर वायरल किया। अब डोटासरा जी हो चाहे अशोक चांदना जी हो, बाकी सारे तमाम कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी यही कहा कि भाषा का स्तर ठीक होना चाहिए। लेकिन भाषा का स्तर कितना ठीक है किसका और कितना किसका ठीक नहीं है, इस बात का आप सबको अंदाजा है, रोज आप वीडियो देखते हैं। लेकिन नरेश मीणा से उन नेताओं को भाषा के स्तर की बात जो है वो कहीं ना कहीं उनके मन में उठने लगी है, क्योंकि नरेश मीणा ने सबको सिखा दिया है। और इस चुनाव में ये त्रिकोणीय मुकाबला नरेश मीणा ने बनाया है और जीत हार का फाइनल आकलन इसलिए भी नहीं हो पा रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं बल्कि मुकाबला तीनों पार्टियों के बीच है, निर्दलीय बनाम बीजेपी और कांग्रेस, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये बात सही है कि मुकाबले में सबसे आगे अगर टक्कर में कोई नजर आ रहा है तो इस वक्त नरेश मीणा और बीजेपी है, और उसमें भी बीजेपी के बजाय इस बार नरेश मीणा ये सीट निकाल सकते हैं। इस तरह के एग्जिट पोल वहां के और ग्राउंड रिपोर्टर बता रहे हैं कि नरेश मीणा के लिए
बम्पर वोटिंग जो है वो कहीं ना कहीं हुई है, क्योंकि बड़े वोट उन्होंने मीणाओं के लिए हैं। उसके अलावा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो नरेश मीणा की तरफ झुका है, और उसके अलावा ग्रामीण इलाकों में अगर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है तो वो नरेश मीणा को हुई है, और इससे सीधा नरेश मीणा ये आसानी से सीट निकाल सकते हैं। खैर, इंतजार रहेगा 14 नवंबर को कि आखिर अंता से इस बार कौन विधायक बनने जा रहा है और कौन अंता से चुनकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचेगा। महेंद्र मासुट्टा, लोकमत हिंदी, जयपुर।